Hello friends, welcome to the Try for Tyros. This is गौरव पांडे। आज का हमारा यह वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है, लियो वाइगोस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम जेराम ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। मुख्य रूप से यह वीडियो सीटेट 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेराम ब्रूनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका जन्म सन 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। जेराम ब्रूनर का मानना है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चे का चिंतन, उसकी सोच, बच्चे का अनुभव और उसको दिया गया प्रशिक्षण, यह सभी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। जेराम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिया वह इतना महत्वपूर्ण था कि इसने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अमेरिकन साइकोलॉजी से बिहेवियरिज्म का अंत कर दिया और इसने पूरे साइकोलॉजी में एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ला दिया। और इस कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का लीडर हम जेराम ब्रूनर को मानते हैं। जेराम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत के द्वारा साइकोलॉजी के फील्ड में संज्ञान को या कॉग्निशन को बिल्कुल सेंटर पे लाकर रख दिया। जेराम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संप्रत्यय निर्माण कहते हैं, कि बच्चा अपने संप्रत्यय का निर्माण कैसे करता है, और लर्निंग विल, जिसे हम सीखने की इच्छा कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अपने विकास के किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ को सीख सकता है, बस उसके अंदर एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इसके बारे में। और साइकोलॉजी में नैरेटिव थॉट्स का क्या रोल है और स्पाइरल क्यूरिकुलम, जिसे हम वर्तुलाकार पाठ्यचर्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जेरोम ब्रूनर का मानना है कि विकास के किसी भी चरण में बच्चे को कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक आसानी से सिखाया जा सकता है, बशर्ते उसे एक ऐसा फ्रूटफुल इन्वायरमेंट दिया जाए या उसे एक ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जाए जो बच्चे के संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्षमता के अनुकूल हो। मतलब कि बच्चे का दिमाग किस लेवल तक विकसित हो चुका है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक ऐसा वातावरण दिया जाए कि जो उसके क्षमता के अनुकूल हो, तो बच्चा किसी भी स्टेज में किसी भी टॉपिक को आसानी से सीख सकता है। यहाँ पर उम्र का कोई महत्व नहीं है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में एजुकेशन साइकोलॉजी के दो टर्म ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बात की है। ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी यह मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है और उनकी सोच पर व्यक्ति के संवेग और उनके अनुभव का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के बारे में हम ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी या मानव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। संज्ञान से रिलेटेड चीज़ें जैसे सोचना, तर्क करना मतलब रीजनिंग, लॉजिक, और चिंतन करना, और मेमोरी मतलब किसी चीज़ को याद करना, यह सब हमारे संज्ञान से रिलेटेड है और इन सभी चीज़ों के बारे में हम ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव लर्निंग यह अधिगम की एक सक्रिय शैली है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क के अधिकतम विकास को मतलब उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है या उस पर फोकस किया जाता है, और व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर की जो सूचना है और मस्तिष्क के अंदर की जो सूचना है, दोनों को आपस में जोड़ने जोड़ने की जोड़ने के लिए मदद की जाती है, मतलब दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने बताया कि अगर हमें बच्चे के दिमाग से तरह तरह के अलग अलग प्रकार के विचारों को जन्म देना है या उसका निर्माण करना है, तो हम बच्चे के दिमाग में जो चल रही बातें हैं, बच्चा जो अपने दिमाग से सोच रहा है, उन सभी को एक कंबाइंड रूप दे सकते हैं। मतलब कि अगर बच्चे के दिमाग में जितने भी विचार हैं, अगर उन सबको एक कंबाइंड रूप दें, उन्हें आपस में एक समूह में रखें, तो वहाँ से तरह तरह के नए नए विचारों का निर्माण होता है। जेराम ब्रूनर ने अपने इस सिद्धांत में नैरेटिव थॉट और प्रैग्मेटिक नहीं प्रेडिग्मेटिक थॉट के बारे में बताया है। प्रेडिग्मेटिक थॉट और नैरेटिव नैरेटिव थॉट, इन दोनों के बीच में ही जेराम ब्रूनर की पूरी थ्योरी
मतलब नैरेटिव थॉट और पैराडिग्मेटिक थॉट के बीच में ही कहीं न कहीं मतलब इसी के इर्द-गिर्द ही घूमती है। नैरेटिव थॉट यह मन का एक ऐसा ढाँचा है जो व्यक्ति को ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित करता है जिसमें प्रवाह हो, जिसमें जुड़ाव हो, जिसमें तनाव हो, जिसमें संतुष्टि हो। मतलब यह कि मतलब यह व्यक्ति को कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाने के या कोई कथा सुनाने के कथात्मक चीज़ें सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अगर बच्चे को कोई टॉपिक सिखाना है, तो उससे रिलेटेड कोई एक कहानी बच्चे को पहले से सुनाएँगे, तो बच्चा अपने आप को उस चीज़ से या उस टॉपिक से को रिलेट करेगा, मतलब अपने दिमाग को वहाँ पर वो केंद्रित करेगा और इसके द्वारा वह उस टॉपिक को आसानी से सीख सकता है। और पैराडिग्मेटिक थॉट में यह बताया कि कोई भी 2 असंबंधित घटनाएँ हैं और उनमें कोई अमूर्त समानता है, तो उनको पहचान कर बच्चे अपने मस्तिष्क में कैसे उनका अलग-अलग जगह पे वर्गीकरण करते हैं, कैसे उसको अलग-अलग जगह पे रखते हैं, इसे हम पैराडिग्मेटिक थॉट के अंतर्गत रखते हैं। और पैराडिग्मेटिक थॉट यह जो हमारे बिलीव्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो विश्वास हैं, उनका एक समूह है, जो किसी कार्य को करने की योजना और उस योजना को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका कार्यान्वयन करना है, इसको निर्देशित करता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने बताया कि हाँ, ब्रूनर ने बताया कि जो कॉग्निटिव थ उस मतलब जो जेराम ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी है, वह जितनी भी और कॉग्निटिव थ्योरी हैं, जिन्हें स्टेज में डिवाइड किया गया है, जैसे जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जिन्हें 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो जेराम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव थ्योरी है या अदर जो कॉग्निटिव थ्योरी हैं उनसे कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग है क्योंकि जेराम ब्रूनर ने यह सजेस्ट किया है या बताया है कि बच्चा किसी भी अवस्था में अपने विकास के किसी भी चरण में वह किसी भी टॉपिक को आसानी से सीख सकता है। बस उसे एक ऐसा एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट दिया जाए मतलब ऐसा एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट दिया जाए या ऐसी मदद की जाए उसकी कि ऐसी मदद जो उसके संज्ञानात्मक क्षमता के अनुकूल हो, तो बच्चा किसी भी अवस्था में किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। जेराम ब्रूनर ने 3 मोड दिए हैं किसके रिप्रेजेंटेशन के। इसे हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जेराम ब्रूनर ने 3 मोड्स दिए हैं। तो आइए उस 3 मोड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें पहला है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो कि 0 से लेकर 3 वर्ष के बीच में होता है और वहीं पे आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो कि 3 से लेकर 8 वर्ष के बीच में होता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यह 8 वर्ष की अवस्था से ऊपर के एज में दिखाई देता है। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो कि 0 से 3 वर्ष के बीच में है, इसमें बच्चा कुछ न कुछ क्रिया करके मतलब कि हमें क्या करना मतलब कि बच्चा कुछ न कुछ क्रिया करके किसी चीज़ को सीखता है। जैसे उसे हम कोई खिलौना देंगे तो उससे खेलेगा, उसे तोड़ेगा, उसे फोड़ेगा। मतलब वो उसको कुछ भी उसमें अपना करता रहता है, उसी में व्यस्त रहता है और उसी से अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता रहता है। तो हमें इस अवस्था में बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि मतलब उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि बच्चे इस अवस्था में कुछ न कुछ क्रिया करते हैं और क्रिया करके ही अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ खिलौने पड़े हुए हैं, बच्चे उनको आपस में जोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चा क्रिया करते हुए कुछ न कुछ आपस में सीखता रहता है। इसके अलावा जो हमारी अगली स्टेज है या अगला मोड है जिसे हम आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि 3 से 8 वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने संज्ञान में वस्तुओं का चित्र संचित करने लगते हैं। मतलब अब बच्चे जो कुछ देखेंगे उसे मतलब उनका उसकी एक इमेज बच्चे के दिमाग में बन जाती है। मतलब अब बच्चा उस चीज़ को अपने दिमाग में कहीं न कहीं स्टोर करने लगता है और वह आइकन्स के थ्रू उस चीज़ को कहीं न कहीं कोरिलेट करने लगता है। जैसे बच्चा अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहा है, तो अल्फ़ाबेट में जैसे उसने एप्पल देख लिया, तो अब बच्चा यहाँ पे एप्पल को अल्फ़ाबेट ए से कोरिलेट कर लिया है कि जब उसे शेप दिखाया जाएगा, तो उसके दिमाग में एक आइकन बन के आएगा, जिसे हम अल्फ़ाबेट ए बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए को वो एप्पल के थ्रू कोरिलेट करेगा और एप्पल से ही वह समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ए की बात की जा रही है। और इसके अलावा जैसे अब मान लीजिए बच्चे को डॉग दिखाया गया, जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो बच्चा यहाँ पे डॉग को डी से रिलेट कर लिया है। अब बच्चा कहीं भी डॉग को देखेगा, तो उसके दिमाग में तुरंत एक आइकन बन के आएगा, जिसे हम डी अल्फ़ाबेट डी कहते हैं। तो बच्चा अब ऐसी अवस्थाओं में चित्रों को देखकर सीखने लगता है और उसके दिमाग में अब जो इमेजेस होती हैं, वो कहीं न कहीं संचित होने लगती हैं। मतलब अब वह आइकन्स के थ्रू सीखना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा जो अगला मोड है जिसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या 8 वर्ष की अवस्था से ऊपर की एज में दिखाई देता है
और इस अवस्था में अब बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ऐसी चीज़ें जो बच्चे के सामने नहीं है बल्कि उसके दिमाग में हैं, उसकी कल्पना में हैं, बच्चा अब उन चीज़ों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। मतलब बच्चे का दिमाग अब इस लेवल तक विकसित हो जाता है कि वह संकेतों के माध्यम से ही कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। अब बच्चा जैसे कहीं जा रहा है, रोड पे जा रहा है और उसे वहाँ पे रेड लाइट दिखाई दी, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि अब मुझे रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे उसने सिंबल को देखा और सिंबल्स को वह अपने दिमाग में पहले से कहीं न कहीं स्टोर कर लिया है और अब समझ जाता है कि हाँ, रेड लाइट हमें रोकने के लिए कहीं न कहीं एक संकेत कर रही है। जैसे कहीं जा रहा है बच्चा और वहाँ पे नो एंट्री का साइन बना हुआ है, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, नो एंट्री ये एक सिंबल है, जबकि मतलब नो नो एंट्री का जो सिंबल होता है, उससे वो समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर एंट्री नहीं है। और ऐसे वो तय मतलब तरह-तरह के सिंबल्स के थ्रू, जैसे मैथ्स में जो सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस का, माइनस का, डिवाइड का या पाई जो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा कहीं न कहीं आपस में सीखना स्टार्ट कर देगा और सिंबल्स के थ्रू ही समझ जाता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में लर्निंग बिल के बारे में बात की है, जिसे हम सीखने की इच्छा कहते हैं। और जेराम ब्रूनर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने विकास के किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ को या कोई भी टॉपिक हो, उसे आसानी से सीख सकता है, बशर्ते उसके अंदर एक सीखने की इच्छा हो और उसे एक ऐसा वातावरण दिया जाए जो उसके अनुकूल हो। मतलब कि जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल हो, तो बच्चा मतलब व्यक्ति किसी भी अपने अवस्था में या किसी भी चरण में किसी भी टॉपिक को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने स्पाइरल क्यूरिकुलम की बात की है। स्पाइरल क्यूरिकुलम के अंतर्गत बच्चों को मतलब कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय उन्हें बार-बार उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर जो भी मतलब टॉपिक उनको सिखाना है, उन्हें हम बार-बार उनके सामने ले आएँगे, उसको उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे और हर बार क्या होता है कि हम उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है टॉपिक का, उसके लेवल को थोड़ा-सा ऊपर करते रहते हैं, मतलब उन्हें बढ़ाते रहते हैं और इस तरह से बच्चा उस टॉपिक को आसानी से सीख जाता है और उसमें वह मास्टरी को गेन कर लेता है। मतलब कि जैसे मुझे मान लो बच्चे को मल्टीप्लाई सिखाना या टेबल सिखाना हुआ, तो हम बच्चे को टेबल सिखाने के लिए पहले बच्चे को एडिशन सिखाएँगे और एडिशन सिखाते-सिखाते फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना सिखाएँगे और उसके बाद ऐसे करते-करते फिर उन्हें टेबल्स को आसानी से सिखा दिया जाएगा। ऐसे जो आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें मुख्य रूप से स्पाइरल क्यूरिकुलम को ध्यान में रखा गया है और इसका यूज़ किया जा रहा है बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए क्लास 8th का कोई टॉपिक है, फ्रैक्शन, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि फ्रैक्शन है कि नहीं इस क्लास में। लेकिन अगर फ्रैक्शन इस टॉप मान लीजिए 8th क्लास में है, तो 8th क्लास में जो फ्रैक्शन टॉपिक दिया हुआ है, वह कहीं न कहीं जो 7th क्लास में फ्रैक्शन का लेवल होगा, उससे थोड़ा-सा ऊपर होगा। तो बच्चा 7th क्लास के में फ्रैक्शन को पढ़ लिया है, तो वहाँ तक तो उसे आता है, लेकिन अगली क्लास में जब जाएगा और उसके सामने फिर से फ्रैक्शन टॉपिक ही आएगा, तो हाँ, उसे पता रहेगा कि हाँ, मैंने फ्रैक्शन पढ़ा है। लेकिन अब जो फ्रैक्शन का लेवल है, वो 7th क्लास से थोड़ा ऊपर रहेगा। स्टार्ट तो 7 से ही हल्का-सा किया जाएगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से टॉपिक बच्चे के सामने अलग-अलग क्लास में अलग-अलग तरह से लाया जाता है, लेकिन उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसे हल्का-सा इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो बच्चा यहाँ पर अब उस टॉपिक को पूरी तरह से सीख लेगा और उसमें मास्टरी को गेन कर लेगा। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने सीखने के 4 सिद्धांत दिए हैं। मतलब कि बच्चे का शिक्षण कैसे होगा, उसके शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने 4 सिद्धांत के बारे में बात की है, जिसमें पहला है कि सीखने के प्रति दृष्टिकोण। मतलब कि बच्चे का सीखने के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? मतलब उसका नज़रिया क्या है सीखने के लिए, कि मतलब वह सीखना कैसे चाहता है, क्या सीखना चाहता है? यह बच्चे के सीखने पर या उसके प्रभावी शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा सिद्धांत इस तरह से प्रस्तुत ज्ञान जो छात्र की सीखने की क्षमता को समायोजित करता हो। मतलब कि बच्चे के सामने जो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह ऐसा हो कि जो उसकी क्षमता के हिसाब से हो। मतलब बच्चा किस लेवल तक सीख सकता है, उसका दिमाग किस लेवल तक विकसित हुआ है, इस पर निर्भर करता है कि मतलब बच्चे के सामने जो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाए, तो बच्चे का जो शिक्षण होगा या उसका जो अधिगम होगा, वह प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सामग्री को प्रभावी क्रम में प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, उसे एक क्रम में प्रस्तुत किया जाए। जैसे बच्चे को टेबल सिखाना है, तो डायरेक्टली उसे टेबल ना रटाया जाए। उसके इसके अलावा उन्हें पहले एडिशन करना सिखा दिया जाए, थोड़ा-सा मल्टीप्लाई करना सिखा दिया जाए, तो बच्चा यहाँ से टेबल सीखने के लिए मतलब उसे आसानी होगी, आसानी से टेबल को सीख सकता है। तो एक निश्चित क्रम में किसी चीज़ को धीरे-धीरे सिखाया जाए उन्हें,
तो यहाँ पर उनका शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है और गति दी जाती है, मतलब कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है उसमें उन्हें सावधानी देना चाहिए थोड़ा-सा, मतलब कि कैसे सिखाया जाए, उनके लेवल के हिसाब से सिखाया जाए, बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसको ध्यान में रखा जाए। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो हम उसे थोड़ा-सा शाबाशी दे सकते हैं, उसे पुरस्कृत कर सकते हैं। अगर अगर उसे सीखने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है या वह लापरवाही कर रहा है तो थोड़ा दंड भी दे सकते हैं। लेकिन उसके मतलब उसको एक लेवल उसका ध्यान में रखते हुए उसे सिखाया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जेराम ब्रूनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका जन्म सन 1915 में हुआ। जेराम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजी से बिहेवियरिज्म का पूरी तरह से अंत कर दिया और साइकोलॉजी के फील्ड में एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ला दिया। और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का लीडर हम जेरोम ब्रूनर को मानते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड्स में कॉग्निशन को बिल्कुल सेंटर पे ला के रख दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने सिद्धांत में लर्निंग विल, द रोल ऑफ नैरेटिव थॉट इन द साइकोलॉजी एंड स्पाइरल क्यूरिकुलम, इन सभी टॉपिक के बारे में बात की है। इन्होंने बताया कि बच्चा किसी भी अवस्था में किसी टॉपिक को आसानी से सीख सकता है, बस हमें उसको एक ऐसा वातावरण दिया जाए जो उसके संज्ञानात्मक क्षमता के हिसाब से हो, तो आसानी से हम कोई टॉपिक सिखा सकते हैं। इसके अलावा जेरोम ब्रूनर ने ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बात की। और जेरोम ब्रूनर ने बताया कि अगर नए नए थॉट्स को उनका निर्माण करना है, उन्हें जन्म देना है, तो हमें बच्चे के दिमाग में जो बातें चल रही है उनको एक कंबाइंड रूप में, मतलब उस विचारों को हम एक कंबाइंड रूप दे सकते हैं, जिससे हम नए नए विचारों को निर्मित कर सकते हैं। इसके अलावा जेरोम ब्रूनर ने नैरेटिव थॉट के बारे में बात की, जिसमें व्यक्ति को कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कि मतलब अगर बच्चा कोई टॉपिक सिखाना है उसे, तो हम पहले उसे एक कहानी के माध्यम से बच्चे को उस टॉपिक से ऐड करेंगे, मतलब उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो बच्चा फिर उस टॉपिक को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि अपने दिमाग को वह उस जगह पर एक फ्रेम में क्या करेगा, उसमें उसी में बंधा हुआ हो जाता है बच्चा फिर, और उस मतलब उस चीज़ को आसानी से सही तरीके से उस चीज़ को सोचना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा प्रेडिग्मेटिक थॉट, जिसमें दो असंबंधित घटनाओं की कुछ जो अगर समानताएं हैं तो उनके हिसाब से बच्चा उसका वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए विलियम शेक्सपियर हैं और हमारे यहाँ पे कालिदास हैं, तो हम कालिदास को शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं हम किसे, कालिदास को। तो कालिदास और विलियम शेक्सपियर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों असंबंधित हैं, लेकिन उनमें एक समानता है कि उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं, वो आपस में कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनमें कुछ गुण मिलते हैं। और इसी हिसाब से हम उनकी समानताओं को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण कर दिए हैं कि हाँ, इन्हें भारत का शेक्सपियर और उन्हें विलियम शेक्सपियर, वो तो हैं ही, उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनका अलग-अलग वर्गीकरण दिमाग में करने लगता है बच्चा। तो और जो जेराम ब्रूनर का पूरा सिद्धांत है वह प्रेगिट प्रेडिक में प्रेडिग्मेटिक थॉट और नैरेटिव थॉट के बीच में ही, मतलब इसके इर्द-गिर्द ही कहीं न कहीं घूमता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने, मतलब जेराम ब्रूनर का जो कॉग्निटिव थॉट है या कॉग्निटिव जो थियरी है, वह अदर जो स्टेज बेस्ड कॉग्निटिव थियरी हैं उनसे कहीं न कहीं अलग है, क्योंकि ब्रूनर ने बताया कि बच्चे को किसी भी स्टेज में किसी भी चीज़ को आसानी से सिखाया जा सकता है। बस उसे एक एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट दी जाए तो बच्चा किसी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने 3 मोड्स दिए हैं रिप्रेजेंटेशन के, या इसे हम बोल सकते हैं कि सीखने के 3 मोड दिए हैं, जिसमें पहला है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बच्चा खुद ही एक्टिव रहकर या खुद ही कुछ ना कुछ क्रिया करके सीखना प्रारंभ कर देता है, जो कि 0 से 3 वर्ष की अवस्था के बीच में आता है। इसके अलावा आइकॉनिक स्टेज में बच्चा आइकन्स के थ्रू, मतलब अब आइकॉन्स आइकन्स को एक इमेज के थ्रू अटैच करके उससे रिलेट करके चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है। और अगली अवस्था जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो 8 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। जो चीज़ें उसके दिमाग में हैं या परिकल्पना में हैं, अब उसको वो सोचना प्रारंभ कर देता है और संकेतों के माध्यम से सीखना स्टार्ट करता है। मतलब अब बच्चा, अगर उसके सामने कोई संकेत आया, मान लीजिए प्लस का साइन उसके अंदर मतलब उसके सामने आया, तो समझ जाएगा कि हाँ, अब इसे हमें 2 चीज़ को जोड़ना है यहाँ पर। तो इस तरह से वो सिंबल्स के थ्रू सीखना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में लर्निंग विल की बात की, जिसमें बताया कि अगर व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा हो और उसके सामने एक अनुकूल वातावरण हो जो कि उसके संज्ञानात्मक क्षमता के हिसाब से है, तो बच्चा या व्यक्ति अपने
विकास के किसी भी स्तर पर किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा जेराम ब्रूनर ने स्पाइरल क्यूरिकुलम की बात की है। स्पाइरल क्यूरिकुलम में बताया कि बच्चे के सामने किसी एक ही टॉपिक को बार-बार प्रस्तुत किया जाता है, उसे बार-बार रिपीट किया जाता है और इस तरीके से उसे किसी भी चीज़ को आसानी से सिखाया जा सकता है और हर स्तर पर उसके लेवल को बढ़ाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जेराम ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसा लगा आपको, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।